हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। आप लोग का ही कमेंट आया था कि सर इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कीजिए, इसलिए मैं आज इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बाजू में बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को चूज कीजिए। ओके फ्रेंड, इससे क्या होगा, मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियोस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा और आप लोग मेरे वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यस, आगे जो भी और वीडियोस चाहिए उनके लिए आप कमेंट कीजिए, जो वीडियोस चाहिए उनका लेक्चर आप लोग को मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, यस, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। फ्रेंड्स, इन तीनों में से एक के ऊपर शॉर्ट नोट आता ही आता है। ओके, श्योर है, गारंटीड है। 5 मार्क्स के लिए आप किसी भी बोर्ड में हो, मुंबई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, गुजरात बोर्ड हो, कोलकाता बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है, या आप सीबीएसई में है तो भी आप लोग को ये पढ़ना ही पढ़ना। ओके, तो ये इट्स वेरी यूजफुल फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्स, फॉर सीबीएसई लेवल, फॉर एनी बोर्ड, ओके, एनी स्टेट बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। टोटल मेरी 3 लेक्चर्स आएंगे। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम करेंगे, उसके बाद स्टेट कमीशन, नेक्स्ट लेक्चर नेशनल कमीशन थर्ड लेक्चर में आएगा। ओके फ्रेंड्स, यस, तो मैं अच्छे से आप लोग को ये आज बता दूंगा फ्रेंड्स। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स बनाए हैं तीनों के शॉर्ट नोट के लिए। पहला मीनिंग, अगर आप लोग को एग्जाम में आ जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रिक्ट फोरम, ओके, तो पहले आप लोग उसका डिस्ट्रिक्ट फोरम का मीनिंग बताएंगे 2 लाइन में। उसके बाद कंपोजिशन, प्रेसिडेंट, मेंबर्स, कौन कौन रहता है इसमें। कंपोजिशन मतलब इंक्लूजन, कौन कौन रहता है, प्रेसिडेंट होता है, मेंबर्स होते हैं। फिर वो जो मेंबर होंगे या प्रेसिडेंट होगा उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट, कैसे कौन अपॉइंट करता है, ड्यूरेशन कितने समय के लिए मेंबर्स रहेंगे या प्रेसिडेंट रहेगा। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है एरिया, लिमिट। ओके, उनकी एरिया क्या होगा, उनका लिमिट क्या होगा, कंप्लेन करने का लिमिट क्या रहेगा। ये जो 3 है ना फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये लॉ ने बनाया अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया। ये 3 कॉसी जुडिशियल है, ओके, लीगल इंस्टीट्यूट है, लीगल मशीनरीज है जिनका यूज कंज्यूमर कर सकता है। कंज्यूमर को कोई दिक्कत हो तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में जाकर कंप्लेन कर सकता है। अभी उसका मॉनेटरी लेवल क्या होगा, कितने का केस रहेगा, कितने रुपीस का केस रहेगा, तो कौन से फोरम में जाएगा, कौन से स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में, वो अभी हम लोग समझेंगे, मैं आप लोग को बताऊंगा। एपेलेट का मतलब होता है अपील करना। फिर ट्रांसफर ऑफ केस, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस सॉल्व नहीं हुआ तो स्टेट कमीशन में जाता है, स्टेट कमीशन में नहीं सॉल्व हुआ तो नेशनल कमीशन में जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अपील करना। ओके, स्टेट कमीशन वाला अपील कर सकता है या स्टेट कमीशन में जिस कंज्यूमर ने कंप्लेन किया वो अपील कर सकता है कि स्टेट कमीशन में मुझे जज नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो आई वांट टू फाइल माय केस इन, या आई वांट टू ट्रांसफर माय केस टू नेशनल कमीशन। ओके फ्रेंड्स, यस, तो बस अभी ज्यादा बात नहीं करते हम लोग, और हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी दिखाता हूं आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठिए और उसको पूरा फुल कॉपी कर लीजिए, वैसे एग्जाम में पढ़ के जाइए। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया। अगर आप चाहते हैं कि उस पर आप लोग को पीडीएफ मिलते रहे या फोटोज मिलते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलते रहे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मेरा ऑनलाइन मेरा टेलीग्राम चैनल। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, यस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। हियर वी विल डिस्कस द 3 कॉसी मशीन। ओके, हम लोग 3 कॉसी जुडिशियल मशीनरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ये ऐसी तीन मशीनरीज है जो कंज्यूमर के कंप्लेंट्स को, कंज्यूमर्स के बीच जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करती है। एग्जाम में या तो शॉर्ट नोट आता है इनके ऊपर या तो डिस्टिंक्शन आता है। ओके फ्रेंड्स, या तो एग्जाम में क्या आएगा, इनके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, ओके, या तो इनके ऊपर क्या आएगा, डिस्टिंक्शन आएगा। तो आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, या तो डिस्टिंक्शन प्रिपेयर कीजिए या तो शॉर्ट नोट। सो अगर आपको डिस्टिंक्शन के ऊपर लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आप डिस्टिंक्शन के ऊपर लेक्चर चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं डिस्टिंक्शन के ऊपर लेक्चर लेकर आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, यस, आगे आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे दिया है मैंने, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द टाई। टाई का मतलब होता है फ्रेंड 3। टाई का मतलब क्या होता है, 3 कॉसी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडरेशल मशीनरी।
इनको क्या कहा जाता है, क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी। रिड्रेस का मतलब होता है सॉल्व करना, ये जो रिड्रेस वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब ही होता है क्या करना, किसी भी कंप्लेन को सॉल्व करना। ओके यस, आगे देखिए विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके किसमें बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। आंसर में मैंने दिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज क्विक एंड इनएक्सपेंसिव सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 tier quasi judicial consumer redressal machinery एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम में जो आने वाला है शॉर्ट नोट। जैसे एग्जाम में या तो आएगा शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रिक्ट फोरम, या तो स्टेट कमीशन, या तो नेशनल कमीशन, तीनों में से एक श्योर है। ओके और ये डिस्टिंक्शन में भी आ सकता है। ओके डिस्टिंक्शन कैसा आ सकता है, या तो स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन के बीच में डिस्टिंक्शन आएगा, या तो डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट कमीशन, या तो डिस्ट्रिक्ट फोरम नेशनल कमीशन, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है तीनों का और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आप लोगों को डिस्टिंक्शन के ऊपर सेपरेट वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, यस डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहले तो आपको एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में मोस्टली आएगा, आपको एग्जाम में लिखा हुआ राइट शॉर्ट नोट और डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 लाइन में आपको उसका मीनिंग बताना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज अ कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, इट इज अ कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके ये कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है और कौन इसको एस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ओके याद रखना, डिस्ट्रिक्ट फोरम इज एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। ओके विद इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, कोई भी स्टेट है हर एक में जिला होता है, तो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया जाता है। ओके यस, आगे दिया कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है फ्रेंड्स इंक्लूजन। ओके कितने लोग आएंगे उसमें, तो पहला ए सेक्शन देकर आप लोग को लिखना रहेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये जो आई देख रहे हैं आप लोग, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। आई में हम लोगों ने लिखा कंपोजिशन। कंपोजिशन का ए है प्रेसिडेंट, क्या है, प्रेसिडेंट। यस इसमें प्रेसिडेंट होता है अ पर्सन हु इज, एक ऐसा पर्सन जो है और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। एक ऐसा पर्सन यहाँ का जज बन सकता है, यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। अ पर्सन हु इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने लायक है उसी को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, किसका, डिस्ट्रिक्ट फोरम का। आगे दिया है बी वाला मेंबर्स। ओके अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट है तो कुछ मेंबर्स भी होंगे। मेंबर्स कौन हो सकते हैं, 2 अदर मेंबर्स। ओके क्या होने चाहिए, 2 अदर्स मेंबर, आउट ऑफ विच, जिसमें से, आउट ऑफ विच जिसमें से 1 शैल बी वुमेन। ओके 2 मेंबर ही इसमें रहेंगे और उसमें से क्या होना चाहिए, एक लेडीज होनी चाहिए। ओके एक वुमेन होनी चाहिए। अगले देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, क्या होता है क्वालिफिकेशन, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बनाया हुआ क्वालिफिकेशन। और ये जो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है ना फ्रेंड, ये कॉमन होगा सबके लिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, स्टेट कमीशन हो या नेशनल कमीशन हो, तीनों में सेम क्वालिफिकेशन लिखना है। और मैंने देखिए पॉइंट बना दिया, कंपोजिशन आया है, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स उसमें लिखना है, फिर सेकेंड पॉइंट अपॉइंटमेंट है, फिर ड्यूरेशन है, जुरिस्डिक्शन है, ट्रांसफर ऑफ केस है। इस तरह से मैंने प्रिपेयर कर दिया है। इसी तरह से सेम टू सेम आपको लिखकर आना रहेगा आपके एग्जाम में। ओके मैंने एकदम इजी वे में कर दिया ताकि आप लोग को पूरा थियरी जैसा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल लगेगा, इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है मैंने, पॉइंट के फॉर्म में इंटरेस्टिंग कर दिया है मैंने, ताकि आप लोग को लिखने में अच्छा लगे, रीड करने में भी अच्छा लगेगा। जैसे अभी क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं। ओके यस, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसमें ऐसे कुछ 4 पॉइंट आपको दिखा देना है। जो मेंबर्स रहेंगे शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, उनकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शुड पॉजेज, पॉजेज मतलब, पॉजेज का मतलब होता है फ्रेंड होना चाहिए। पॉजेज का क्या मतलब होता है, उनके पास होना चाहिए क्या, डिग्री। ओके उनके पास डिग्री होना चाहिए। कौन सा डिग्री चाहिए, ओके उनके पास एटलीस्ट 50 तक, जैसे बीकॉम हो गया, बीए हो गया या बीएससी हो गया, उनके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स यस, आगे देखिए क्या दिया है, अ बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जो वैल्यूड है, जिसको वैल्यू दी जाती है, ओके जो फेमस है। आगे तो पहला क्या हो गया, उनका एज 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इंपॉर्टेंट बहुत है,
बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास, यानी उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो बैचलर का मतलब हो जाता है ग्रेजुएशन। क्या होता है फ्रेंड? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? 15th उनका क्लियर होना चाहिए। ओके यस। आगे दिया है सी, शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी। उनको कैसा पर्सन होना चाहिए? एबिलिटी यानी योग्यता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी होनी चाहिए, और यहाँ पे स्टैंडिंग पर्सनालिटी, ये परसेंट हो गया है तो इसको आप लोग पर्सनालिटी बना लेना, स्टैंडिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो परसेंट दिख रहा है आपको, ये परसेंट नहीं है, इसको आप लोग को लिखना, मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ। देखिए ये रहेगा पर्सनैलिटी। ओके, ये पर्सनालिटी रहेगा, इसकी जगह पे आप लोगों को पर्सनालिटी लिखना है। स्टैंडिंग पर्सनालिटी मतलब अच्छी पर्सनालिटी वाला बंदा होना चाहिए। हैव एडेक्वेट, क्या दिया है? हैव एडेक्वेट, उसके पास एडेक्वेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए हैव एडेक्वेट नॉलेज, उसके पास एडेक्वेट नॉलेज होना चाहिए, यानी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ओके, एडेक्वेट का मतलब क्या होता है? जितना चाहिए उतना। ओके, तो पहला क्या होगा? शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, उसके बाद शुड पॉसेस अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद हो गया शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब ये हैव एडेक्वेट नॉलेज। ओके, डी दिया है एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर, और उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए पहली बात तो क्या दे दिया? 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो कोई भी बंदा 35 ईयर से कम नहीं रहेगा तो जरूर उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस तो कुछ रहेगा ही। ओके, उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन से फील्ड में? इन डीलिंग विथ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। पहला क्या दे दिया फ्रेंड? देखिए पहला दिया है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का उसको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या दिया? देखिए कॉमर्स। ओके, कॉमर्स के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, डीलिंग विथ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंड उसके बाद क्या दे दिया? लॉ, लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दे दिया अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रीज, ओके, इंडस्ट्री में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर पब्लिक अफेयर, क्या दिया है? पब्लिक अफेयर। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगा, देखिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इक्लेप। ओके, इक्लेप। अभी यहाँ पे ई जैसे मैंने लिखा है, आप लोग को ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे ई फॉर इकोनॉमिक्स, उसके बाद सी फॉर कॉमर्स, उसके बाद यहाँ पे एल फॉर लॉ, फिर ए फॉर अकाउंटेंसी, फिर आई आया देखिए आई फॉर इंडस्ट्रीज, फिर पी आया देखिए पी फॉर पब्लिक अफेयर। तो इस तरह से आप इक्लेप से बाइट कर सकते हैं। ई फॉर इकोनॉमिक्स, ई फॉर इकोनॉमिक्स, सी फॉर कॉमर्स, एल फॉर लॉ एंड ए फॉर अकाउंटेंसी, उसके बाद आई फॉर इंडस्ट्रीज एंड पी फॉर पब्लिक अफेयर। ओके फ्रेंड, यस। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट क्या होता है? अपॉइंटमेंट करना मतलब अपॉइंट करना। ओके, पहला क्या दिया? देखिए अपॉइंटमेंट, देखिए प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओके, एट द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी जब रिकमेंड करती है तो प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अभी आप लोगों ने पहले ही देखा, इसको स्टार्ट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम को स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जब स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो स्टैब्लिश करती है तो अपॉइंट भी कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, किसके रिकमेंडेशन पे? कमिटी के रिकमेंडेशन पे। फिर ड्यूरेशन दिया है। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ड्यूरेशन का मतलब होता है समय। ओके, ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, कितने टाइम के लिए वो लोग रहेंगे उसको बोलते हैं ड्यूरेशन। एवरी मेंबर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, हर एक मेंबर, और उसमें किसको इंक्लूड किया जा रहा है? प्रेसिडेंट को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 ईयर के लिए ये रह सकते हो। ओके, उसके बाद ऑफ अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। ओके, सिर्फ 65 साल की उम्र तक रह पाएंगे, चाहे प्रेसिडेंट हो या मेंबर हो, यानी उनकी ये 65 ईयर की है तब तक ही उनको रहना है। अगर कोई भी ऐसा मेंबर है या प्रेसिडेंट है, सपोज ही वॉज 63 ईयर ओल्ड, 63 ईयर ओल्ड में उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। अभी आप लोगों ने देखा था 63 ईयर का था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट क्या दी है? 65, तो उसको 65 में ही निकाल दिया जाएगा। ओके, दैट इज ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एट द एज ऑफ 62। देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको 62 एज में अपॉइंट कर दिया गया, कौन से एज में अपॉइंट किया गया? 62 में। ओके, देन ही कैन होल्ड ऑफिस ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर टिल ही इज 65। ओके, अगर वो 62 ईयर में आ रहा है तो ऑफिस को होल्ड कर पाएगा कब तक? सिर्फ जब तक वो 65 का नहीं हो जाता, यानी 3 ईयर तक। ओके, यस। तो
उसको 3 ईयर में निकाल ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 5 ईयर के लिए ऑफिस में बैठा रहेगा। ओके 5 ईयर टर्म है, यहाँ पे देखिए मैंने टर्म दिखाया है, 5 ईयर टर्म है उसका। ओके यहाँ पे आप लोग को टर्म दिख रहा है 5 ईयर, लेकिन 5 ईयर भले दिया हुआ है, अगर उसको 62 ईयर में वो मेंबर बन रहा है तो 5 ईयर तक बिल्कुल नहीं रह सकता। ओके 5 ईयर तक नहीं रह पाएगा, उसको 65 में ही निकाल दिया जाएगा। मतलब फाइनली एक ही सेंटेंस में बताऊंगा आपको, 65 ईयर जो है वो डेडलाइन हो गया, मतलब लास्ट टाइम हो गया 65 ईयर का। अगर वो होता है तो ही कैन नॉट बी रिमेन्ड एज प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, ना तो मेंबर रह पाएगा ना तो प्रेसिडेंट रह पाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यस आगे देखते हैं। A member may reappointed on the recommendation of selection committee। कोई भी मेंबर जो होता है उसको रीअपॉइंट कर लिया जाएगा। अभी रीअपॉइंट कैसे करेंगे सुनिए। अगर कोई बंदा है ऐसा, कोई मेंबर है वो 55 ईयर ओल्ड का था, उसने 5 ईयर पूरा दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम को, अच्छे से काम किया। ओके और सिलेक्शन कमेटी को लगता है नहीं ये बंदा अच्छे से काम किया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम में ज़्यादा कंज्यूमर प्रॉब्लम्स है, कंज्यूमर जो रिड्रेसल कंप्लेंट थे उनको सॉल्व किया है। ओके तो अभी उसके पास एज भी है, वो 55 ईयर का था अभी 60 का हो गया, तो अभी उसके पास एज है, तो कंपनी उसको सिलेक्शन कमेटी क्या कर सकती है, देखिए लिखा हुआ है मेंबर में रीअपॉइंट, उसको रीअपॉइंट कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन यानी सलाह एडवाइस पर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। अगर सिलेक्शन कमेटी बोलती है कि नहीं इसको अपॉइंट करना है तो उसको अपॉइंट कर सकती है। कि आगे देखिए सिलेक्शन का, हाउएवर द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज रिमेन्स। ओके क्या दिया है, चाहे जो हो रीअपॉइंट करे कुछ भी करे, लेकिन 65 ईयर से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ओके यस आगे देखिए जुरिस्डिक्शन दिया है। अभी फ्रेंड्स जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। ओके पहली बात तो इसका मतलब हम लोग को समझता नहीं है, आप लोग को तो क्लियर नहीं होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है एरिया या पावर, पावर हो गया या लिमिट। अब जैसे सेंस में आप समझ पाए वैसा आपको समझ कर लेना है। ओके यस देखिए अ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन एंटरटेन, एंटरटेन का मीनिंग यहाँ पे होगा, एंटरटेन का मतलब होगा यहाँ पे फ्रेंड एक्सेप्ट, एंटरटेन का मीनिंग होगा एक्सेप्ट। ओके डिस्ट्रिक्ट फोरम एक्सेप्ट कर सकती है केसेस इन विच, ओके डिस्ट्रिक्ट फोरम एक्सेप्ट कर सकती है केसेस इन विच वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, एंड द कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन मतलब कोई भी कीमत कोई भी प्राइस, इफ एनी डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख। ओके यानी कोई भी ऐसे कंप्लेन को, ऐसे केसेस को ये डिस्ट्रिक्ट फोरम एक्सेप्ट करती है जो 20 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, मैच द पेयर्स या फिलिंग द ब्लैंक्स में या वन वर्ड में आ सकता है, कैसे भी ऑब्जेक्टिव आएगा। सपोज वन वर्ड में आ गया आ फोरम विच एक्सेप्ट द केसेस ऑफ ₹20 लाख, तो आपका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम। ओके यस आगे दिया है द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम इज लिमिटेड। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है एरिया, पावर इज लिमिटेड टू द लिमिट ऑफ इट डिस्ट्रिक्ट। ओके यानी जुरिस्डिक्शन का मतलब यहाँ पे हो गया एरिया, ये अपने ही एरिया को, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के एरिया तक के ही केस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे दिया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। ओके एस्टेब्लिशमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम का वो कंपलसरी है इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ द वर्कलोड एक्सीड मिनिमम 150 केसेस। ओके कब आएगा, ओके कब डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टार्ट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम कभी तभी स्टार्ट किया जाएगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जब जो वर्कलोड होगा यानी कंज्यूमर का जो कंप्लेन होगा वो 150 से ज़्यादा हो जाएगा केसेस पर मंथ फॉर 6 मंथ। ओके यस ओके अगर हर महीने में केसेस आ रहा है 150 केसेस के ऊपर आ रहा है, ओके और ऐसा 6 महीनों तो लगातार चलता रहा, तो गवर्नमेंट को मजबूर होकर उस डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टार्ट करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ केस, क्या दिया है ट्रांसफर ऑफ केस। ओके यस अभी ट्रांसफर ऑफ केस में देखिए क्या दिया हुआ है, नेशनल कमीशन हैज द राइट टू ट्रांसफर केस। ओके यस नेशनल कमीशन, अभी यहाँ पे नेशनल कमीशन आ गया। देखिए नेशनल कमीशन कैसे आया, अगर कोई भी कंज्यूमर गया है और उसने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन की है और जो
डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट है या मेंबर्स है, दे आर नॉट, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसका केस सॉल्व नहीं हुआ, तो नेशनल कमीशन के पास ये अधिकार है, जो कंज्यूमर था अगर वो रिटर्न अपील करता है, एप्लीकेशन देता है नेशनल कमीशन को कि मेरा जो केस है डिस्ट्रिक्ट फोरम में सॉल्व नहीं हो रहा है, ये मुझे आगे बढ़ाना, ओके, आगे ट्रांसफर करना है, तो क्या करेगी नेशनल कमीशन, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू अनदर, तो क्या करेगी, वो एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर सकती है उसके केस को। सच ट्रांसफर कैन बी डन बाय इट्स ओन मोशन, ओके, मोशन का मतलब होता है स्पीड, ये ट्रांसफर या तो नेशनल कमीशन खुद कर सकती है या तो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट, और या तो जो एप्लीकेशन, जो जिसने एप्लीकेशन दिया है, जिसने कंप्लेन किया वो एप्लीकेशन देगा तो, ओके फ्रेंड्स, यस। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट फोरम देख लिया, ओके, आप लोग समझ गए होंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है फ्रेंड्स, ओके। बस फ्रेंड्स अभी मेरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्टेट कमीशन। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, तीनों के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, ओके फ्रेंड्स, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का कोई भी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोलकाता, गुजरात बोर्ड, या आप सीबीएसई में है, या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप लोग को आना ही चाहिए, या तो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्शन में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव्स में तो ये आता ही आता है, ओके फ्रेंड्स। तो इसको जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए आज हम, जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट फोरम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, ये कुछ मैंने कॉमन पॉइंट्स बनाए थे, जो कॉमन पॉइंट्स तीनों में एप्लीकेबल है, ओके फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट फोरम देख लिया, और डिस्ट्रिक्ट फोरम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग एक काम कीजिए, पहले जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद स्टेट कमीशन देखिए, या स्टेट कमीशन यानी ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग वो लेक्चर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स इसके पहले मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स का और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए मैंने। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऐसे कीवर्ड दिए जो लाइफ टाइम आप भूलेंगे नहीं, तो प्लीज आप लोग उनको जाकर देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ओके, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, तो उन लेक्चर्स को देख लीजिए, मैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, और आई बटन में भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ओके फ्रेंड्स, यस। तो अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं हमारे टॉपिक पे, स्टेट कमीशन, ओके फ्रेंड्स। और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, आप लोग देख रहे हो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन, इसके पहले हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्कस कर लिया है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन क्या होता है फ्रेंड? स्टेट कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेट कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। आप लोग को एग्जाम में आएगा शॉर्ट नोट, तो आप लोग को ऐसे 2 लाइन 3 लाइन मीनिंग लिखने देंगे, पहले स्टेट कमीशन का मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है स्टेट कमीशन फुल्ली पॉइंट वाइज, ओके। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? स्टेट कमीशन जो है इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेट कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो स्टेट कमीशन को और क्या कहा जाता है? स्टेट कमीशन को और कहा जाता है, स्टेट कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेट कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ओके। स्टेट कमीशन कहा जाता है, उसके देखिए यहाँ से दिया स्टेट कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इट इज ऑल्सो इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेटस, ओके। इसको स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम को कौन इस्टेब्लिश करता है फ्रेंड? हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, डिस्ट्रिक्ट फोरम को भी स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है, ओके। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, तो एक जिला किसके अंदर में आता है? राज्य के, यानी स्टेट के अंडर में आता है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम इज ऑल्सो इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन इज ऑल्सो इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। जिस भी स्टेट में ये करना चाहेंगे, इसलिए रिस्पेक्टिव वर्ड का यूज किया है। फिर सेम देखिए कंपोजिशन, जैसा मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम का लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ओके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आपको जाकर देख लीजिए। और आपको ज़्यादा ही लेक्चर चाहिए अकाउंट्स के ऊपर, ग्रामर्स के ऊपर, एसपी सब्जेक्ट के ऊपर, बिजनेस स्टडीज ओसीएम के ऊपर, ओके, इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, और यूट्यूब चैनल में जाने के बाद आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लासेस बाय सत्यदेव, ओके। मैं स्क्रीन पर शो भी कर रहा हूँ कैसे सर्च करना है, सर्च ऑन यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस बाय सत्यदेव। उसके बाद आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो सेक्शन में या तो प्ले लिस्ट के सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके, यस। प्रेसिडेंट दिया हुआ है, देखिए पहला क्या है? प्रेसिडेंट, ओके। प्रेसिडेंट मतलब
राष्ट्रपति, ओके, प्रेसिडेंट जो होता है। ओके, देखिए अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट कौन बनेगा? एक ऐसा पर्सन जो है, हु इज जो है, या हैज बीन यानी हो चुका है, अ जज ऑफ हाई कोर्ट यानी रह चुका है वो जज किसका? हाई कोर्ट का। इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट। उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन आफ्टर कंसल्टेशन। आफ्टर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? कंसल्टेशन का मतलब होता है डिस्कशन। ओके, सब डिस्कस करते हैं तो उसको अपॉइंट किया जाता है विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसके साथ डिस्कशन होता है, चर्चा की जाती है, उसके बाद ही हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है किसके? स्टेट कमीशन का। ओके, यस। मेंबर्स, अभी मेंबर्स क्या रहेंगे इसमें? देखिए मेंबर्स, एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी अ वुमेन। तो ये तो सेम एक्सप्लेनेशन है। ओके, 2 मेंबर होने चाहिए और उसमें से एक क्या होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। यस, ओके, आगे क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ओके, सेम मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि क्वालिफिकेशन वाला जो पॉइंट है वो सब में सेम रहेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर में देखिए, ओके, शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए। ओके, शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर। देखिए ध्यान से देखना, 35 ईयर से कम एज नहीं होना चाहिए किसी भी मेंबर का, या प्रेसिडेंट का भी, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट भी है। शुड पॉजेस अ बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा डिग्री होना चाहिए? बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री का मतलब होता है उसके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स 15th पास होना चाहिए। ओके, वो आगे देखिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी, कोई भी फेमस यूनिवर्सिटी हो। सी दिया है शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी। ओके, वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास एबिलिटी हो, योग्यता हो, इंटीग्रिटी हो, ईमानदारी हो। स्टैंडिंग पर्सनालिटी, कैसा पर्सनालिटी होनी चाहिए उसके पास? स्टैंडिंग। ये जो परसेंट देख रहे हैं ना आप लोग, ये परसेंट क्या है? ये परसेंट जो रहेगा ना वो स्टैंडिंग पर्सनालिटी। ओके, यहाँ पे पूरा जो फुल फॉर्म आएगा वो आएगा स्टैंडिंग पर्सनालिटी। ओके, ये याद रखना आप लोग। आगे दिया हैव एडेक्वेट, उसके पास एडेक्वेट नॉलेज होना चाहिए। एडेक्वेट का मतलब होता है जितना रिक्वायर है उतना। आगे फिर 4th नंबर लिखना रहेगा क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर। कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ओके, किस प्रॉब्लम से डील करते हुए आना चाहिए उसको? इकोनॉमिक्स। उसके बाद क्या दिया? कॉमर्स, लॉ, अकाउंटेंसी। ओके, यस, इंडस्ट्रीज, पब्लिक अफेयर। तो आगे दिया इक्लेप। इक्लेप देखिए मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था आपको। ई फॉर इकोनॉमिक्स, सी फॉर कॉमर्स। ओके, सी फॉर कॉमर्स, फिर एल फॉर लॉ। तो ये मैंने क्यों बनाया? इक्लेप शॉर्ट वर्ड में बना दिया। जैसे ई फॉर इकोनॉमिक्स, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर का किस किस फील्ड में, तो ई फॉर इकोनॉमिक्स। उसके बाद सी फॉर कॉमर्स, फिर एल फॉर लॉ, फिर ए फॉर अकाउंटेंसी, और ये जो आई है ये आई फॉर इंडस्ट्रीज। ओके, आई फॉर ये जो इंडस्ट्रीज दिख रहा है आपको ये हो गया, और पी फॉर ये पब्लिक अफेयर। ओके, यस। ड्यूरेशन दिया सेकंड पॉइंट, एवरी मेंबर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, हर एक मेंबर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। ये तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी देखा था कि समय उनका कितना रहेगा, प्रेसिडेंट हो या मेंबर हो, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा और सिर्फ 5 ईयर के लिए कंपनी में, सॉरी स्टेट कमीशन में रह सकते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी 5 ईयर के लिए रह सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो मैक्सिमम एज लिमिट दी थी वो 65 ईयर थी। स्टेट कमीशन में उस एज को 2 ईयर बढ़ा दिया गया है, अप टू द एज ऑफ 67 ईयर विच एवर इज अर्लियर। ओके, 67 ईयर तक वो रह सकते हैं विच एवर इज अर्लियर। सपोज कोई ऐसा बंदा आया जो 65 ईयर ओल्ड का है, 65 ईयर ओल्ड है, और उसे मेंबर या प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो 65 to 67 यानी 2 साल वो रहेगा। उसके बाद 65 ईयर ओल्ड है तो 66 रहेगा, 67 रहेगा, उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा 2 ईयर के लिए। भले यहाँ पे लिमिट आपको 5 ईयर दिख रहा है, लेकिन उसको 5 ईयर नहीं रख सकते क्योंकि उसका मैक्सिमम एज लिमिट क्या दिया गया है स्टेट कमीशन में? 67। तो 67 के बाद उसको निकाल दिया जाएगा। ओके,
ओके यस। अ मेंबर में बी रीअपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सेम पॉइंट देखिए, सेम बातें मैंने बताई थी डिस्ट्रिक्ट फोरम में, सेम टू सेम सेंटेंसेस लिखे, वैसे ही पॉइंट्स है, वैसे वही क्वालिफिकेशन वही पॉइंट्स है, तो सारे मैंने बहुत सोच समझ कर बनाए। आपको सिर्फ पढ़ना है और लिख देना, बहुत इजीली बाहर हो जाएगा। और आप लोग इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग देख सके, सब लोग नोट कर सके, बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इन पॉइंट्स को आप डिस्टिंक्शन में भी यूज कर सकते हो। ओके यस। तो क्या दिया, मेंबर में बी रीअपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, हाउएवर द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 67 ईयर्स ऑफ एज रिमेन। ओके, कुछ भी हो लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है वो 67 ईयर ही रहेगा। ओके, किसी भी एज में आए लेकिन उसका जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा वो 67 होगा। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मैंने आप लोग को बताया था, जुरिस्डिक्शन का एक तरह से मीनिंग होता है लाइक एरिया हो गया, लिमिट हो गया, या इसका मीनिंग हो गया पावर, या क्या कर सकते हैं हम लोग, पावर कह सकते हैं। ओके, तो ये इसको कहा जाता है जुरिस्डिक्शन। ओके, द स्टेट कमीशन शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन द फॉलोइंग मैनर। ओके, वो स्टेट कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन रहेगा फॉलोइंग मैनर में रहेगा। मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया है। देखिए, पहला दिया मॉनेटरी। अभी मॉनेटरी मतलब रिलेटेड विथ मनी। अ स्टेट कमीशन कैन एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट। एंटरटेन का मीनिंग होता है फ्रेंड, ये जो एंटरटेन आप लोग को दिख रहा है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, यानी जो स्टेट कमीशन है वो एक्सेप्ट कर सकती है। कौन से केसेस, ऐसे केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंप्लेन होगा या गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ एनी एक्सीड। ओके, जो कॉम्पेंसेशन रहेगा वो एक्सीड करना चाहिए 20 लाख। एक्सीड का मतलब होता है मोर, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना चाहिए 20 लाख से। अभी देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में मैंने बताया था 20 लाख से कम होना चाहिए, स्टेट कमीशन में क्या बता रहा हूं 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, बट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। ओके, यहाँ पे बट रहेगा, यहाँ पे डी आएगा फ्रेंड्स। ओके, बट आएगा, क्या आएगा ये, बट, BUT, बट। ओके यस, बट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। 20 लाख से ज्यादा का कंप्लेन रहेगा लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या था, मॉनेटरी लेवल। ओके, मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन क्या था, उनकी पावर क्या थी, कितने का कौन सा केस, कितनी वैल्यूज का केस वो एक्सेप्ट कर सकते थे, लेस देन ₹20 लाख डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर वो मोर देन 20 लाख जाता है तो डायरेक्ट स्टेट कमीशन में जाएगा। और स्टेट कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन, मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन यानी मॉनेटरी लिमिट क्या है, 20 लाख, अबाउट 20 लाख टू अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से कम। ओके यस। आगे दिया एपिलेट, अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। यहाँ पे 1 करोड़ का मतलब है वो 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ तक का केस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, कॉम्पेंसेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके यस। और डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या था, 20 लाख तक, या तो 20 से कम या 20 लाख तक। लेकिन 20 लाख से अगर 1 रुपया भी ऊपर गया तो स्टेट कमीशन में आ जाएगा। सेम लाइक दैट यहाँ पे 1 करोड़ तक हाईएस्ट लिमिट है, अगर 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो वो नेशनल कमीशन में चले जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा। ओके, आगे दिया एपिलेट। एपिलेट का मीनिंग दिया है फ्रेंड, एपिलेट का मतलब होता है अपील करना। ओके यस। अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन जो सेटिस्फाइड नहीं है किसमें, स्टेट कमीशन में, विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। ओके, सपोज डिस्ट्रिक्ट फोरम में, अभी मैंने पीछे बताया था डिस्ट्रिक्ट फोरम में लास्ट लेक्चर में, अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से यानी उसके न्याय से सेटिस्फाइड नहीं है तो ही कैन अपील, वो अपील कर सकता है उसके, ओके, अपील कर सकता है अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन। वो स्टेट कमीशन को अपील करेगा कि मैं जो हूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं डिस्ट्रिक्ट फोरम से, मुझे फिर से न्याय चाहिए, इसलिए मैं अपने केस को, अपने कंप्लेन को स्टेट कमीशन में लाना चाहता हूं। ओके यस। आगे दिया है तो ये हो गया जुरिस्डिक्शन। ओके यस। आगे दिया ट्रांसफर ऑफ केसेस, तो ये जब वो चाहता है ट्रांसफर करना उसके केसेस को, कैसे ट्रांसफर होगा। ओके फ्रेंड्स यस, नेशनल कमीशन हैज द राइट टू ट्रांसफर केस। ओके, नेशनल कमीशन के पास ही राइट है। देखिए नेशनल कमीशन के पास ही राइट था कि नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी मैंने बताया था, नेशनल कमीशन एक डिस्ट्रिक्ट फोरम से दूसरे डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस को ट्रांसफर कर सकती है। ओके, यहाँ पे फिर वन स्टेट कमीशन टू अनदर, अभी जो नेशनल कमीशन है, अगर सपोज किसी स्टेट में वो है, कोई बंदा है जिसने कंप्लेन की है, उसको एक स्टेट में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वन स्टेट कमीशन टू अनदर स्टेट कमीशन, दूसरे राज्य में उस कंप्लेन को लेकर जाएगी कौन, नेशनल कमीशन। ओके, सच ट्रांसफर कैन बी डन बाय ओन मोशन, या तो ये खुद करेगी नेशनल कमीशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेंट। ओके, या कंप्लेंट
आएगा, यानी सामने वाला जो एप्लीकेंट है जिसने केस किया हुआ है वो एप्लीकेशन देगा नेशनल कमीशन को, तो करेगी या खुद भी कर सकती है। ओके, आगे दिया पॉइंट नंबर 5, अपील। एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। ओके, अपील यानी वही हो गया एप्लीकेशन। कोई भी पर्सन जो सेटिस्फाइड नहीं है विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, कैन अपील टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। ओके, हाँ यहाँ पे समय बताया हुआ है 30 डेज, याद रखना है आप लोग को, कितना दिया है 30 डेज। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट कमीशन से तो वो अपील करेगा किसको, जाके नेशनल कमीशन को। लेकिन सपोज आज का तारीख है 1 फरवरी, तो उसके 30 डेज तक ही, 30 डेज के अंदर ही उसको अपील करना रहेगा नेशनल कमीशन को। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आप लोगों ने अभी स्टेट कमीशन देख लिया होगा, आप लोग को स्टेट कमीशन डिटेल में समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल कमीशन। आप लोग को और किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए उस टॉपिक पर लेक्चर लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का बहुत ही स्वागत है। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले आप लोगों ने आज का टॉपिक टाइटल में देख ही लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओके 3C जुडिशियल के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर, फिर नेशनल स्टेट कमीशन के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कमीशन। ओके फ्रेंड्स, देखिए तीनों में से एक शॉर्ट नोट में आता है या तो डिस्टिंक्शन में आता है, और ऑब्जेक्टिव्स तो इनके ऊपर आते ही आते हैं। आप कोई भी बोर्ड में हो, कोई भी स्टेट बोर्ड है आपका, महाराष्ट्र बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, या आप CBSE में है, तो भी आप लोग को ये टॉपिक पता होना चाहिए। आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं लाइक CA, CMA, CS, MBA, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। उसके पहले मैंने सारे मैनेजमेंट के सारे लेक्चर भी अपलोड किए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे और प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट, तो आप लोगों को सारा प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर्स दिख जाएंगे। और मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंस हो गया, फीचर्स हो गया, बेनिफिट्स हुआ, एडवांटेजेस हुआ, सबके ऑब्जेक्टिव्स के सबके मैंने कीवर्ड अपलोड कर दिए, तो आप लोग को बहुत ही इजी हो जाएगा बाहर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे और चलते हमारे टॉपिक नेशनल कमीशन पे। ओके फ्रेंड्स, नेशनल कमीशन क्या होता है, मैंने सबके कॉमन पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, और नेशनल कमीशन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी लिमिट होती है, क्या इसका एरिया होता है, कौन प्रेसिडेंट होता है, कितने मेंबर्स होते हैं और कितना उनका लिमिट होता है, कौन अपॉइंट करता है, वो सब हम लोग को जानने के लिए चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कमीशन। फिर इसके पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम अपलोड कर दिया है, नेशनल स्टेट कमीशन अपलोड कर दिया है, उसका लेक्चर में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो प्लीज आप लोग पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद में इसको देखिए, तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी वे में पॉइंट वाइज सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एक्सप्लेन किए, और बाकी मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कीवर्ड्स ओके सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप YouTube पर सर्च कीजिए। ओके, ये आप YouTube पर ऐसे सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बाय सत्यदेव पांडे। ओके, उसके बाद आप लोग को मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें जाकर आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर सारे वीडियोस देखिए। मैंने अकाउंट से रिलेटेड, OC से रिलेटेड, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। आप लोग मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे और चलते हमारे टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है नेशनल कमीशन। क्या होता है फ्रेंड नेशनल कमीशन? ओके, नेशनल से ही पता चलता है ये पूरे नेशन का है, यानी पूरे कंट्री का है। ओके, तो नेशनल कमीशन सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है स्टेट, स्टेट के बाद आता है नेशनल कमीशन। ओके, यस, नेशनल कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ओके फ्रेंड, याद रखना नेशनल कमीशन का दूसरा नाम क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन। ऐसे ही सेम स्टेट कमीशन का भी मैंने बताया था, उसका दूसरा नाम था स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट
रिटरेशनल कमीशन, इसका दूसरा नाम है। तो आपको पहली बात, अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल कमीशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट मिनिमम 2 or 3 लाइंस इन देयर मीनिंग, उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो इतना आप लिख देंगे कि नेशनल कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिटरेशनल कमीशन, तो हो जाएगा इतना। उसके बाद इट इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको याद रखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम का मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, स्टेट कमीशन बताया था। डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट कमीशन बोथ आर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो नेशनल कमीशन है इसको कौन एस्टैब्लिश करता है? इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, याद रखना आप लोग। बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन देती है कि यस Now we are ready, we are going to establish national commission। ओके, उसके बाद देखिए मेरे कंपोजिशन दिखा है। कंपोजिशन क्या होता है फ्रेंड? कंपोजिशन का मतलब होता है इंक्लूजन, कौन कौन उसमें आने वाले, कौन कौन इंक्लूड हो रहा है। तो पहला दिया है प्रेसिडेंट। ओके, पहला दिया हुआ है प्रेसिडेंट। ओके, अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक ऐसा पर्सन जो था या जो है जज किसका? सुप्रीम कोर्ट का, इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन, उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है किसका? नेशनल कमीशन का। एक ऐसा पर्सन जो रह चुका है, हु इज और हैज बीन, जो है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको अपॉइंट किया जाता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके आफ्टर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मतलब डिस्कशन, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे दिया है मेंबर्स, मिनिमम 4 अदर मेंबर्स, कम से कम 4 अदर मेंबर्स, आउट ऑफ हुम 1 शैल बी अ वुमेन। ओके, क्या ये तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में मिनिमम यहाँ पे कितने लोग होते थे? 2, लेकिन नेशनल कमीशन हम लोग कर रहे, उसमें मिनिमम कितने चाहिए? 4। और 4 में से भी क्या होना चाहिए फ्रेंड? वो 4 में से भी जो एक मेंबर रहेगी, 1 शैल बी अ वुमेन, एक उसमें से भी एक लेडीज चाहिए। ओके, यस। तो याद रखना, डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 2 मेंबर, एक वुमेन, और स्टेट कमीशन में मिनिमम 2, एक वुमेन होनी चाहिए। बट इन नेशनल कमीशन 4 मेंबर होने चाहिए, उसमें से 3 मेल रहेंगे और एक फीमेल होनी चाहिए। आगे दिया क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, सेम है फ्रेंड जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में मैंने एक्सप्लेन किया था। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम वही यहाँ पे छाप देना। ओके, सबका क्वालिफिकेशन सेम ही रहता है। देखिए क्या दिया, क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स एज। ओके, 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। जो भी इसमें मेंबर्स आएंगे या जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसका एज 35 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। और उनके पास क्या होना चाहिए? मेंबर्स के पास शुड पॉसेस अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री का मतलब होता है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी 15th होना चाहिए उनके पास। सी दिया है, शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, उनके पास एबिलिटी होना चाहिए। एबिलिटीज का मतलब होता है योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी होनी चाहिए। उसके बाद स्टैंडिंग पर्सनालिटी दिया है, स्टैंडिंग पर्सनालिटी, ये पर्सन नहीं है फ्रेंड, एक्चुअली ये मिस्टेक हो गया है, ये रहेगा पर्सनालिटी। उनके पास क्या होना चाहिए? स्टैंडिंग पर्सनालिटी होना चाहिए। पर्सनालिटी से क्या मतलब है? यानी लुक अच्छा होना चाहिए, उनका स्टैंडिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। उसके बाद हैव एडेक्वेट, उनके पास रहना चाहिए क्या? हैव एडेक्वेट नॉलेज, उनके पास एक सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए जो जरूरी है। उसके बाद डी दिया है फ्रेंड, एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर, उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो 35 ईयर्स से कम के नहीं रहेंगे। ओके, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। इन डीलिंग, किसमें होना चाहिए उनको? इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स, उनको डील करते हुए रहना चाहिए इन प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद लॉ, ओके, लॉ से डील करते हुए, फिर अकाउंटेंसी, उसके बाद दिया इंडस्ट्रीज, उसके बाद दिया है पब्लिक अफेयर। ओके, पब्लिक अफेयर। फिर देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया इक्लैप, इक्लैप। अभी यहाँ पे ई फॉर, जो ई दिया हुआ है ना, उस ई फॉर क्या होगा? ई फॉर क्या होगा फ्रेंड? इकोनॉमिक्स। उसके बाद फिर एल फॉर कॉमर्स, सॉरी सी फॉर कॉमर्स, एल फॉर लॉ, ए फॉर अकाउंटेंसी, उसके बाद आई फॉर इंडस्ट्रीज, पी फॉर पब्लिक अफेयर। तो इससे आपको लोग को जल्दी से बाहर हो जाएगा। ओके, यस। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टाइम, समय, उसके कितने साल के लिए वो रहते हैं। देखिए
तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने साल के लिए थे, 65 ईयर। मिनिमम देखिए कितने साल के लिए प्रेसिडेंट आएगा या मेंबर आएंगे, मिनिमम 5 ईयर। लेकिन जो एज लिमिट होगा, मैक्सिमम एज लिमिट, डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम लोगों ने देखा मैक्सिमम एज लिमिट था 65 ईयर, स्टेट कमीशन में मैक्सिमम एज लिमिट 67 ईयर, नेशनल कमीशन में मैक्सिमम एज लिमिट है 70 ईयर। ओके यस, तो 65 से 2 प्लस किया तो 67 आया, 67 में 3 प्लस किया तो 70 आया। ओके यस। एवरी मेंबर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए हर एक मेंबर को इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट दिया है। क्या दिया है फ्रेंड, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को इंक्लूड करते हुए। ओके यस। शैल आगे दिया है और अप टू द एज, और अप टू द एज ऑफ द 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। ओके, या तो उनका 5 साल पहले पूरा हो जाए, अगर कोई मेंबर आ गया सपोज 55 ईयर पे आ गया, ओके, और उसका 5 ईयर का पूरा हो जाएगा 60 ईयर में, तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ओके यस। अगर कोई पर्सन आ रहा है सपोज ही इज ओनली 67 ईयर ओल्ड, 67 ईयर ओल्ड का था और उसको नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो वो 67 ईयर ओल्ड ऑलरेडी है, तो 68 रहेगा, 69 रहेगा, 70 रहेगा, मतलब वो 5 ईयर का अपना टर्म पूरा नहीं कर सकता, उसको 3 ईयर में निकाल दिया जाएगा। विच एवर इज अर्लियर का मतलब होता है या तो उसका पहले 5 साल पूरा हो या तो वो 70 साल का पहले हो जा रहा है। तो पहले वाला केस जो मैंने बताया 55 ईयर ओल्ड, तो उसमें उसका 5 ईयर पहले पूरा हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर, तो 5 ईयर पहले पूरा हो गया, निकाल दिया गया। और मैंने जो दूसरा केस बताया 70 ईयर का हो जाएगा, वो 67 ईयर ओल्ड का है तो वो 3 साल में 70 का हो जाएगा, तो उसको निकाल दिया जाएगा, तो विच एवर इज अर्लियर। ओके यस। आइए, अ मेंबर में बी रीअपॉइंटेड, और उस मेंबर को रीअपॉइंट भी किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट कमिटी। ओके, सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पे, यानी सिलेक्शन कमिटी बोलती है नहीं हम आपको सिफारिश कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि वो मेंबर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से काम करता था, उसको आप वापस रीअपॉइंट कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स रीअपॉइंट कैसे कर ले, अगर वो 70 ईयर का ऑलरेडी हो चुका है तो उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बताया अप टू द एज लिमिट ऑफ 70 ईयर, 70 साल से कम ज्यादा के व्यक्ति को यहाँ पे ना तो मेंबर बना सकते ना तो प्रेसिडेंट बना सकते। इसका मतलब पहले वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, इफ ही इज 55 ईयर ओल्ड था वो और उसने उसको अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट और एज अ मेंबर, उसने 5 ईयर तक सर्विस प्रोवाइड की नेशनल कमीशन को, अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसको वापस 5 ईयर के लिए रखा जा सकता है, यानी 61 to 65। लेकिन अगर वो 67 ईयर ओल्ड का था, दूसरा एग्जांपल, और उसका उस 3 ईयर में 70 का हो गया, तो उसका 5 ईयर का सर्विस भी नहीं कंप्लीट हो पाया, उसको निकाल दिया जाएगा। ओके, और उसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए रीअपॉइंट तो होगा, लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो रिमेन द सेम दिया है। आप लोग देख रहे हैं मैक्सिमम एज लिमिट रिमेन द सेम, यानी रीअपॉइंट कर सकते हैं लेकिन उसका एज 70 तक नहीं होना चाहिए। ओके, आगे जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया लिमिट, पावर, मॉनेटरी लिमिट क्या होती है उसकी। ओके देखिए, द नेशनल कमीशन शैल हैव जुरिसडिक्शन इन द फॉलोइंग मैनर। ओके, ये सेम स्टेट कमीशन की जैसा ही है फ्रेंड्स। ओके, तो स्टेट कमीशन में जो किया वही यहाँ पर है, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। द नेशनल कमीशन कैन एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। ओके, तो जो नेशनल कमीशन होती है वो एंटरटेन कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है केसेस वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स, जहाँ पर वैल्यू ऑफ जो गुड्स है, ओके, और सर्विसेज एंड कॉम्पेंसेशन एनी एक्सीड ₹1 लाख। ओके, जो 1 करोड़ से कम का ज़्यादा का होता है। ओके, अभी देखिए मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम बताया था, डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर कोई भी कंप्लेन है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉम्पेंसेशन है वो 20 लाख है या 20 लाख से कम है, ओके, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो केस जाता है। लेकिन इफ दैट कॉम्पेंसेशन इज मोर देन 20 लाख बट लेस देन या 1 करोड़ तक है तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सीड करता है, ज्यादा होता है 1 करोड़ से, तो वो केसेस नेशनल कमीशन के पास जाएगा। ओके यस, आगे दिया है एपीलेट। एपीलेट का मतलब होता है फ्रेंड्स एप्लीकेशन देना, अपील करना। अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, एक ऐसा पर्सन जो सेटिस्फाइड नहीं किससे, स्टेट कमीशन के ऑर्डर से, तो वो अपील कर सकता है अगेंस्ट सच ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर के विरोध में वो खड़ा हो सकता है टू नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। ओके, 30 दिनों के भीतर, जैसे आज सपोज 1 फरवरी है, आज उसको स्टेट कमीशन में उसका केस था, स्टेट कमीशन वालों ने आज उसको डिसीजन दे दिया, अपना ऑर्डर दे दिया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। इफ दैट पर्सन इज, इफ दैट एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, देन ही कैन राइट एप्लीकेशन या ही कैन डू अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द नेशनल कमीशन, लेकिन विद इन 30 डेज ही करना रहेगा। ओके यस,
आगे दिया सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन। ओके यस, इन केस सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट पेंडिंग, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो पेंडिंग है और डिसाइडेड बाय द स्टेट कमीशन, इफ द नेशनल कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टेट कमीशन हैज पास जजमेंट विच इज ओके, अगर कोई ऐसा कमीशन है जो स्टेट ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई केस है, ऐसा कोई ओपिनियन जो स्टेट कमीशन ने अभी तक पेंडिंग रखा है आउटसाइड द पावर ऑफ द स्टेट कमीशन एज प्रेस्क्राइब बाय द लॉ, और वो बताता है कि ये जो लिमिट है, यानी जो ये केस है, जो कॉम्पेंसेशन है, जो ये प्रॉब्लम है, वो स्टेट कमीशन के अंडर में नहीं आता है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन आ जाता है किसका, नेशनल कमीशन का। स्टेट कमीशन हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन, और अगर कहीं ऐसा पाया गया कि स्टेट कमीशन के राज्य में ही वो आता था, स्टेट कमीशन के कंट्रोल में था, बट स्टेट कमीशन फॉल हो गई, फेल हो गई उस केस को सॉल्व करने में, तो वो स्टेट नेशनल कमीशन के अंडर में आ जाएगा। इफ देयर इज एनी मटेरियल इरेगुलरिटी, यानी वहां पे कुछ गलत काम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, मटेरियल इरेगुलरिटी है, ओके यस, इन द ऑर्डर पास द नेशनल कमीशन शैल हैव जुरिस्डिक्शन, तो उस एरिया पे, उस केस पे अगर कुछ गलत हो रहा है, घूस लिया जा रहा है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, किसी केस से रिलेटेड, ओके कंप्लेन जिसने किया है उसको सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो अगर नेशनल कमीशन को इसके बारे में पता चलता है तो नेशनल कमीशन उस केस को अपने हाथ में ले सकती है। आगे दिया पावर टू ट्रांसफर केस, ओके नेशनल कमीशन कैन ट्रांसफर एनी पेंडिंग केस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फोरम टू अनदर, ओके अभी ये तो मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम में बता दिया था कि नेशनल कमीशन के पास ये राइट होता है, ये पावर है कि अगर किसी एप्लीकेंट को एक डिस्ट्रिक्ट फोरम में न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके केसेस को दूसरे डिस्ट्रिक्ट फोरम में ट्रांसफर कर सकती है। सेम लाइक दैट फ्रॉम वन स्टेट कमीशन टू अनदर स्टेट कमीशन, ओके, और एक स्टेट कमीशन में यानी एक राज्य में अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है, जजमेंट नहीं मिल रहा है, तो नेशनल कमीशन एक स्टेट कमीशन से दूसरे स्टेट कमीशन में उसके केसेस को ट्रांसफर कर सकती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेनिंग पार्टी और इन ओन मोशन, या तो खुद करेगी या तो जो सामने वाला कैंडिडेट है यानी जिसने कंप्लेन किया है वो एप्लीकेशन देगा। तो ओके फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो आप लोगों ने अभी देख लिया नेशनल कमीशन। फ्रेंड हमारा ये तीनों टॉपिक कवर हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप लोग को और कोई टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर जल्दी लेकर आ जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज खाली मत बैठिए, जो भी आप लोग को डाउट रहेगा किसी भी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड विद एनी सब्जेक्ट, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर लेक्चर्स लेकर आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।